एक युवा ने आचार्य प्रशांत से एक प्रश्न किया कि मेरा सवाल भगत सिंह से रिलेटेड है। कल मैं वीर भगत सिंह के जीवन पर आधारित एक मूवी देख रहा था, तो जब उनको देखा तो एक घृणा आई, एक नफरत सी हुई खुद के प्रति कि वो 25 साल के थे और मैं भी अभी 25 साल का हूँ। तो इस पर आचार्य प्रशांत ने कहा कि तुम्हारी घृणा, तुम्हारी हेटनेस और बढ़ जाएगी। ये सुनकर कि वो 25 के नहीं थे, जब उनका अंतिम समय चल रहा था तब वो 22-23 साल के थे। उस लड़के ने अपने सवालों को और बढ़ाते हुए कहा कि भगत सिंह के जीवन को देखकर एक सीख मिलती है और एक आंतरिक बल भी मिला और लगा कि मौत हो तो ऐसी हो। उसने कहा कि मैं भी कुछ ऐसा सार्थक अपने जीवन में लाना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं मन ये भी दुविधा में रहता है कि लोगों के लिए युद्ध करूंगा, कुछ करूंगा तो मुझे कोई याद रखेगा क्या। इतना कहते हुए उस लड़के का प्रश्न समाप्त होता है। तब आचार्य प्रशांत कहते हैं कि तुम जानते हो उनका तर्क क्या था? हक्के बक्के रह जाओगे। तुम्हें पता है फांसी का फंदा चुनने के पीछे उनका तर्क क्या था? उनको भी माफी मिल सकती थी। अंग्रेज कोई रक्त पिपासु लोग नहीं थे। जितनी तरह की सल्तनतें हुई हैं और तानाशाह हुए हैं और जितने तरह का उपनिवेशवाद हुआ है इस दुनिया में, अगर इसके संदर्भ में देखो तो अंग्रेज एकदम बुरे लोगों में नहीं गिने जाएंगे। उनके पास एक न्याय व्यवस्था थी। उन्होंने ऐसा थोड़ी ही करा था कि भारतीय क्रांतिकारियों को देखते ही ऐसे गोली मार दिया। पहले बाकायदा मुकदमा चलता था, कई बार बरी भी होते थे, कई बार जेल भी होती थी, फिर कई बार फांसी, फिर और कुछ हुआ। तो अंग्रेजों की ओर से भगत सिंह के सामने एक विकल्प था कि ये शर्तें हैं, आप मान लीजिए और आप रिहा कर दिए जाएंगे या आपकी सजा मामूली कर दी जाएगी। उन्होंने नहीं माना। बताओ क्यों नहीं माना? वो बोले हैं इस वक्त मेरा इतना लंबा जो मुकदमा चला, उनका ऐसा नहीं था कि हफ्ते में मुकदमा खत्म हो गया था या कुछ महीने में मुकदमा खत्म हो गया था। कई महीनों तक चला था मुकदमा, और जब मुकदमा चला था वो पूरे तरीके से नेशनल मीडिया में छाया हुआ था, अखबारों में। उस समय ये टीवी नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन अखबार होते थे और पत्रिकाएं होती थीं और पूरे तरीके से उनका मुकदमा छाया हुआ था। अंग्रेजों ने इतना करा था कि वो प्रेस का मुंह नहीं बंद करते थे कि तुम वही छापोगे जो हम चाहेंगे। तो मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र था। तो उन्होंने पूरी तरीके से कवरेज दी भगत सिंह को। भगत सिंह बोले हैं कि मैं यही चाहता हूं कि मेरी बात भारत के हर एक नौजवान तक पहुंचे। जो पढ़ सकते हैं उन तक छपे हुए शब्द से पहुंचे, जो नहीं पढ़ सकते उन तक बातचीत और कहानियों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से पहुंचे। तो बहुत लंबी प्रक्रिया चली। वो बोले बहुत अच्छा हो रहा है, ये पूरी जो चीज है ये भारत के गांव गांव में पहुंचने दो, आग लगने दो। मैं चाह यही रहा हूं कि आग लगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल अंधे जोश में वीरगति का चयन कर लिया था। बहुत होश था, बहुत विचार था, बहुत बोध था। और फिर वो क्या कहते हैं? वो बोले इस समय मैं इस देश के सामने एक नायक की तरह खड़ा हुआ हूँ और मेरी छवि पर कोई दाग नहीं है। अंग्रेज मुझे फांसी नहीं देंगे, वो इस वक्त देश के नायक को फांसी देंगे और ये बात देश में आग लगा देगी। और वही मैं चाहता हूँ, क्रांति। लेकिन अगर मैं जिंदा रह गया तो कुछ न कुछ ऐसा होगा जो हर इंसान के साथ होता है कि मेरी छवि पर, मेरी इमेज पर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ दाग तो लग ही जाएगा। और अगर मेरी छवि पर दाग धब्बे लग गए तो फिर जो आग अभी मैंने लगाई है वो मध्यम पड़ जाएगी। वो बोले कि अगर मैं जीऊंगा तो मुझे जो कद मिल गया है इस देश में वो कद बढ़ेगा नहीं और कम ही होगा, क्योंकि अभी एकदम अनंत ऊंचाई का कद मिल गया है मुझे। बेहतर है कि यही सही मौके को पकड़कर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। शहीद होने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मेरा जीवन देश के उतना काम नहीं आएगा, लेकिन मेरी मौत देश के बहुत काम आएगी। आचार्य प्रशांत ने कहा कि वो अपनी मृत्यु का समय भी रणनीति के तौर पर चुन रहे थे। ये सब क्या है? आपको लग रहा है कि ये सब धोखे से हो गया था? वो बम फोड़ रहे थे, पकड़े गए थे, धुएं वाला बम था, कोई नहीं मरा उसमें। आपको क्या लगा ये धोखे से हुआ था? ये पूरी योजना से हुआ था। ऐसे होगा, फिर ये मुझे पकड़ेंगे, फिर ये मुझे जेल में रखेंगे, फिर मुकदमा चलेगा और इतने में देश भर में आग लग जाएगी।
उन्होंने अपने देह का इस्तेमाल भी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया, बिना ये सोचे कि मुझे इसमें क्या मिल रहा है। वो बोले हैं कि मैं किस खेत की मूली हूँ, मुझे अपना सोचना क्यों है, मेरे इस सीमित अस्तित्व की कीमत ही कितनी है। ये एक निष्कर्म कर्मयोग का वक्तव्य होता है। ना मरना जरूरी है, ना जीना जरूरी है। जो तुम्हारा लक्ष्य है वो जरूरी है। उस लक्ष्य के लिए अगर मरना पड़ा तो मरेंगे, और अगर जीना पड़ा तो जी कर भी दिखाएंगे। ये तो पक्का है कि कोई भी ऊंचा काम ये कहकर नहीं होगा कि इसमें मुझे क्या मिलेगा। भगत सिंह की शहीदी तो फिर भी आप मना लेते हो। उस वक्त भी भारत की आबादी थी ना, 35-40 करोड़ थी भगत सिंह के समय में। आपको क्या लगता है कि क्रांतिकारियों की कुल संख्या उतनी रही होगी जितनी आप लोगों ने सुनी है, या जितनों के नाम किताबों में दर्ज है? भगत सिंह तो फिर भी एक तरीके से सौभाग्यशाली थे कि उनकी जो बात थी वो फैली, वो मीडिया में कवर हुई। हजारों में क्रांतिकारी थे जिनका जज्बा भगत सिंह से किसी भी सूरत में कम नहीं था, पर अफसोस की बात है कि उनको आप नहीं जानते। उन्होंने गुमनाम ही मृत्यु का वर्ण कर लिया। उनके नाम अगर कहीं होंगे भी तो किसी पुरानी सरकारी फाइल में धूल खा रहे होंगे। दोस्तों, 23 मार्च भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको इसी दिन फांसी दी गई थी। तब भगत सिंह मात्र 23 साल के थे। जो समय जीवन का शक्ति काल, स्वर्ण काल का होना चाहिए था, उसी समय में सबसे ज्यादा समस्याओं से घिरे हुए हो। क्यों घिरे हुए हो? कारण सीधा है, जहाँ जितनी ज्यादा संभावना है वहाँ उतना ही अधिक खतरा भी होगा ही होगा। आकाश की संभावना पाताल के खतरे के बिना नहीं आती। शक्ति मिली है, यौवन मिला है, समय मिला है, तो उसी के साथ साथ ये अभिशाप भी मिला है कि अगर सही तरीके से नहीं बिताओगे उस समय को तो बहुत दुख पाओगे, बहुत मार खाओगे, बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त रहोगे।